नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने जा रहा हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो आलोचना की स्थितियां हैं या आलोचना संसार की स्थितियां हैं, उन पर बातचीत करने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी रचना को समझने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे आलोचना कहते हैं। आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु या कृति का सम्यक मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में रसास्वादन, विवेचना, परीक्षण, विश्लेषण आदि का योगदान होता है। आलोचना रचना और पाठक के बीच सेतु का कार्य करती है। यह रचना के मूल्य और सौंदर्य को उद्घाटित करती है, पाठक की समझ का विस्तार करती है और कृति को जांचने परखने के लिए उसे आलोचनात्मक दृष्टि भी देती है। यानी आलोचना के इन तमाम मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शुक्लोत्तर आलोचना की स्थितियां कैसी रहीं। किसी भी रचना के गुण दोष, उसमें अंतर्निहित सौंदर्य और मूल्य के उद्घाटन के आधार पर आलोचना की अनेक पद्धतियां होती हैं, जिसमें निर्णयात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना आदि का नाम लिया जाता है। आलोचकों ने यानी विद्वानों ने हिंदी आलोचना के आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, समकालीन दौर, यानी कई दौर याद किए जा सकते हैं। शुक्लोत्तर आलोचना परिदृश्य पर बात करें। शुक्ल जी के बाद का काल हिंदी आलोचना में शुक्लोत्तर आलोचना काल कहा जाता है। इस काल में नई आलोचना पद्धति का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना में वीरगाथा काल से लेकर छायावादी युग तक के साहित्य का विवेचन करते हैं। शुक्ल जी ने अपनी समीक्षा पद्धति में भक्ति काव्य को केंद्र में रखा और लोक मंगल, मर्यादावाद, रस आदि सिद्धांतों के सहारे विभिन्न कालखंडों की व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुत की। इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय होने के क्रम में परिस्थितिवादी तथा प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का अनुसरण किया, जिसका खंडन आगे चलकर शुक्लोत्तर आलोचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। इस प्रकार लोक मंगलवादी दृष्टि तथा प्रबंध दृष्टि को केंद्र में रखने के कारण आचार्य शुक्ल कबीर को खारिज कर देते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी ऐतिहासिक दृष्टि तथा संस्कृति को महत्व देते हुए कबीर को एक प्रगतिशील कवि के रूप में स्थापित करते हैं। शुक्ल जी रीतिकालीन ग्रंथों का सामाजिक दृष्टि से महत्व न होने के कारण उन्हें साहित्य के प्रतिमान पर अधिक महत्व नहीं देते हैं, जबकि इसी कालखंड में द्विवेदी जी रीतिकालीन ग्रंथों को भारतीय संस्कृति तथा काव्यशास्त्र के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर उनकी महत्ता को स्थापित करते हैं। इस प्रकार शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं की टकराहट के साथ शुरू हुआ। इस टकराहट का प्रमुख कारण और टकराने वालों में थे छायावाद के प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख रखने वाले रचनाकार और समीक्षक। शुक्ल जी के समकालीन कवियों में प्रसाद पंत और निराला प्रमुख थे, जिन्होंने छायावादी काव्य रचना के साथ ही छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी की मान्यताओं और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का प्रतिवाद करते हुए छायावादी काव्य रचना को समझने के लिए एक दृष्टि प्रदान की। पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थ मीमांसा, छंद मुक्ति, शिल्प बोध आदि के एक नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्य बोध कराने का मार्ग प्रशस्त किया। पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार और महादेवी के गीत विधा विवेचन का हिंदी आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निराला ने हिंदी आलोचना में पहली बार
कविता के आणविक सिद्धांत की व्याख्या की और प्रसाद ने हिंदी आलोचना को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आलोचना द्वारा बताया कि छायावाद का संबंध भारत की परंपरा से है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा तथा पंत ने छायावादी काव्य को मनुष्य के अंतर्मन की अभिव्यक्ति से जोड़ा। छायावादी कवियों के विभिन्न सिद्धांतों एवं उनकी मान्यताओं तथा स्थापना को विशेष स्वरूप में स्पष्ट करने का कार्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र तथा शांति प्रिय द्विवेदी ने किया। शुक्लोत्तर आलोचना के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य द्विवेदी शुक्ल जी की परंपरा से हटकर अलग परंपरा का आरंभ करते हैं। इनकी परंपरा के आलोचकों में नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज इत्यादि आते हैं। इन्हें अलग अलग ढंग से भी समझने की ज़रूरत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक विकास बहुआयामी है। वे जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता एवं व्याख्याता, मर्मी विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी जी ने लेखन कार्य शुक्ल जी के जीवन काल में ही आरंभ कर दिया था। सूर साहित्य उनकी मशहूर किताब द्विवेदी जी की पहली आलोचनात्मक किताब है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी के आसपास हुआ। इस रचना के पहले अध्याय में द्विवेदी जी ने तथ्याधार प्रस्तुत करते हुए बेबर, ग्रियर्सन, केनेडी और भंडारकर जैसे विद्वानों के मत का खंडन किया है। आप जानते ही हैं कि इन विचारकों ने यानी इन पाश्चात्य विचारकों ने बताया था कि बाल कृष्ण की कथा ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है। इसका द्विवेदी जी विरोध करते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने तंत्र मतवाद के उद्भव का कारण, उसमें स्त्री का महत्व तथा वैष्णव मत का उससे पार्थक्य दिखाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु के बाद हिंदी साहित्य की भूमिका प्रकाशित हुई 1940 ईस्वी में और द्विवेदी जी ने साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा हासिल की। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में शुक्ल जी की अनेक साहित्य इतिहास संबंधी धारणाओं से अपना मतभेद जाहिरन प्रकट किया। शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों लोग प्रारंभ में जन समुदाय की बात करते हैं, लेकिन दोनों के इतिहास लेखन की पद्धति में अंतर है। शुक्ल जी साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब मानते हैं, किंतु इतिहास लिखते समय उन्होंने साहित्य के स्वरूप का अध्ययन शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया है, जबकि द्विवेदी जी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना बेहतर कार्य समझते हैं। 1941 ईस्वी में द्विवेदी जी की मशहूर किताब आई कबीर। इस पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी का समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। कबीर दास के पदों के आधार पर शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर दास की परमात्मा के प्रति जिज्ञासा सच्ची रहस्य भावना है। कबीर दास अपने भाव जिस अज्ञात प्रियतम को निवेदित किए हैं वह मानव चेतना द्वारा संकेतित है। शुक्ल जी कबीर की प्रशंसा भी करते हैं, तो यह कहकर कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। इनका विचार था कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानी जोश के साथ करते हैं। द्विवेदी जी का मानना है कि कबीर की जाति, निर्गुण साधकों की परंपरा, इस्लाम का उन पर प्रभाव, उनकी योग परक उलटबासियों की व्याख्या, बाह्याचार का खंडन, यह सब कबीर ने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया था। जाति भेद और ऊंच नीच तथा बाह्य कर्म कांडों पर प्रहार करने की इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। इसलिए कबीर ने अपना जीवन काशी में बिताया और मौत के समय मगहर में जाकर अपने शरीर का उन्होंने त्याग किया। शायद वे इस प्रवाद और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही अंतकाल में मगहर गए होंगे। यह बात द्विवेदी जी ने समझाई कि कवि की रचना उसके व्यक्तित्व से, उसका व्यक्तित्व अपने देश काल की उपज होता है, तो निश्चित ही प्रत्येक रचना पर अपने विशिष्ट काल की विशेषता की छाप रहती है और उसे देश काल एवं परिवेश से अलग करके नहीं परखा जा सकता। अतः उनका विचार है कि किसी रचना का संपूर्ण आनंद पाने के लिए
रचयिता के साथ हमारा घनिष्ठ परिचय और सहानुभूति मनुष्यता के नाते भी आवश्यक है। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी आलोचना की समग्र और संतुलित दृष्टि के निर्माण पर बल देते हुए मनुष्य को साहित्य के केंद्र में स्थापित करते हैं। वे साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और परखने का आग्रह करते हैं। सामाजिकता का यह आग्रह ही उन्हें मानवतावादी बनाता है और वे मानते हैं कि साहित्य किसी भी संस्कृति का चित्र होता है। यानी आप देखेंगे कि जिन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं आचार्य शुक्ल अपने उन्नत रचनात्मक विवेक के बावजूद, उनको फिर से परखने का, समझने का और उन्हें नए तरीके से देखने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। यानी परंपरा की छूटी हुई चीज़ों के पूरक के रूप में, एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में शुक्लोत्तर आलोचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सामने प्रकट होते हुए नजर आते हैं। आइए नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में समझते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में जाना जाता है। वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं क्या, उन पर एक नज़र डालें। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि। आचार्य वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। छायावाद पर अपने विचार देते हुए वाजपेयी जी कहते हैं, स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कनकौवे से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। बहुत मशहूर है उनका यह कथन कि स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कनकौवे से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। वर्ड्सवर्थ, शेली और पंत शुक्ल जी के प्रिय कवि थे। वाजपेयी जी ने वर्ड्सवर्थ, शेली की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उसे शुक्ल जी स्वाभाविक रहस्य भावना कहते हैं और इसकी अभिव्यक्ति के वे प्रशंसक हैं। जबकि वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी ने आलोचना संबंधी अपनी 7 चेष्टाओं की ओर संकेत किया है। कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, यानी कवि के अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीक यानी शैली का अध्ययन, इस तरह से वे विशेषताओं को बताते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न में अपनी समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम ही रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी व्यंजना या ध्वनि सिद्धांत भारत की विशेष संपत्ति है। इस प्रकार छायावाद युग से चलकर नई कविता तक की समीक्षा की यात्रा करते हुए अपने हिंदी आलोचना के विकास में नंद दुलारे वाजपेयी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर आलोचना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के प्रमुख आधुनिक आलोचकों में एक सुलझे हुए विचारक और गहरे विश्लेषक थे। भारतीय काव्यशास्त्र उनकी मशहूर किताब 1955 में आई। उसकी भूमिका में उनका रुख प्रकट होता है। इन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत और वाद नामक आलोचनात्मक कृति में अपनी सूक्ष्म विवेचन क्षमता का परिचय भी दिया है। इसी प्रकार कई और आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन भी उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के संस्कारों को आत्मसात करके हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। अतः साहित्य के संबंध में उनकी धारणाओं का मूल आधार अंग्रेजी साहित्य के कवियों और आलोचकों की मान्यताओं से गहरे स्तर पर प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र जी मूलतः रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था है। उनके अनुसार रस आज के साहित्य के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त और समर्थ है, लेकिन रस को रूढ़ रूप में न लेकर विकासमान रूप में लेने की आवश्यकता है। मूल्यों को वे देशकालबद्ध और परिवर्तनशील मानते हैं।
उनका विश्वास है कि मानवता, मानव कल्याण, मानव मूल्य आदि शब्दों के निरंतर और सर्वव्यापी प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि मानव प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो सार्वभौम तथा सार्वकालिक हैं, जो विभिन्न देशकाल के मानव प्राणियों में मूलतः समान है। इस तरह नगेन जी अपनी उपस्थिति के द्वारा हिंदी आलोचना की जो शुक्लोत्तर परिधि है उसमें एक विस्तार देने का प्रयास करते हैं। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी आलोचना संसार को समृद्ध करते हुए नजर आते हैं। एक अन्य आलोचक बड़े महत्वपूर्ण हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी परिश्रमशील विद्वान, शोधकर्मी, समीक्षक थे। वे संत परंपरा और संत मत के सबसे अधिकृत और स्वीकृत विद्वान माने जाते थे। निर्गुण और सगुण दोनों धारणाओं में उनकी उत्कट रुचि थी, फिर भी कबीर का सद्दुकड़ी साहस उनके अध्ययन का ज़्यादातर हिस्सा रहा है। परशुराम चतुर्वेदी जी सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव साहित्य से जुड़े लोगों को जागरूक करने का काम किया। मनुष्य की चिंतन परंपरा की खोज में संत साहित्य का गहन अध्ययन उनकी योजनाओं में रही। उनके द्वारा अनेक कृतियों की रचना की गई। नौ निबंध, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952, कबीर साहित्य की परख 1954, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1955, संत साहित्य की परख इत्यादि रचनाओं को याद हम कर सकते हैं। संत साहित्य कृति में परशुराम चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व तक संतों का साहित्य प्रायः नीरस बानियों एवं पदों का एक अनुपयोगी संग्रह मात्र समझा जाता था और सर्वसाधारण की दृष्टि में इसे हिंदी साहित्य में कोई विशिष्ट पद पाने का अधिकार नहीं था। किंतु संत साहित्य को विचारपूर्वक अध्ययन एवं अनुशीलन करने पर यह बात एक प्रकार से नितांत निराधार सिद्ध होती है। संत साहित्य वास्तव में हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। इस तरह हम देखते हैं कि उनकी स्थापनाएं एक नए तरह के बोध को लेकर हिंदी आलोचना को समृद्ध करने हमारे सामने आती है। शुक्लोत्तर आलोचना के नामों में रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम लिया जाता है। दिनकर जी राष्ट्रीय जागरण की चेतना के साथ साथ उसका विकास करने वाले रचनाकार थे। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके कवि कर्म की परिधि जितनी बड़ी थी, उससे उनके साहित्यालोचन का फलक भी उतना ही व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है। उनकी आलोचनात्मक रचनाओं में भारतीय भाषाओं के कवियों, लेखकों के साथ साथ विश्व के महान कृतिकारों की क्लासिक कृतियों से चुनी हुई उक्तियां भी भरी पड़ी हैं। यानी बहुज्ञ या बहुपुटित होने का जो एक पदबंध है, वो रामधारी सिंह दिनकर के आलोचक व्यक्तित्व के साथ हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। इनके संसार के साहित्यिक एवं मिथकीय आख्यानों के चुने हुए अंशों का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण मिलता है। उनकी लगभग 7 आलोचनात्मक कृतियां दिखाई पड़ती हैं। मिट्टी की ओर 1949 में छपी, अर्धनारीश्वर 1952 में, काव्य की भूमिका 1958 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्यमुखी 1968 में एवं आधुनिक बोध। इनके अतिरिक्त जो उनकी आलोचनात्मक चेतना है उसका असर हम संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, रीति के फूल, वेणी वन जो जैसी उनकी रचनाएं हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना की जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने अपने ज़माने में प्रदान किया था, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी और डॉक्टर नगेन ने किया। ये तीनों अलग अलग विषयों पर शुक्ल जी से टकराए भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी से मतभेद इतिहास बोध कर लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक संवेद भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया। नंद दुलारी वाजपेयी का शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। डॉक्टर नगेन की आलोचना पद्धति पर फ्रायडीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की
और शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की। यानी हिंदी आलोचना का शुक्लोत्तर युग अपनी उपस्थिति के कारण हिंदी आलोचना के संसार को विकसित और समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम सभी के सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।